नहीं, जो आप पार्लियामेंट की बात करें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका के पार्लियामेंट मेंबर्स इस डील को डिजास्टर मिस्टेक का नाम दे रहे हैं। डिजास्टर मिस्टेक है आपकी, और उनका कहना यह है कि आने वाले वक्त में ये गले की हड्डी बन जाएगी, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो, चाहे न्यूक्लियर की बात हो। पूरी तरह से ट्रंप को प्रेशराइज किया जा रहा है इस मुद्दे के लिए। सवाल ये उठता है कि प्रीवियस जो प्रैक्टिस रही है उसको देखते हुए अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा आपके तज्जिए के मुताबिक? देखिए, इन लोगों ने इराक और ईरान को आपस में लड़ाया, फिर कुवैत पर हमला करवाया, और फिर कुवैत पर लेके सारे अरब देशों पर कब्जा कर लिए। समझ रहे हैं आप? तो इनको वही दौर याद है। अभी भी अपने को ये सुपर पावर जो है, इनका जो एक वहम है, इनको वहम मान लीजिए कि जो वहम है कि हम सुपर पावर हैं, हम जिससे जो कहेंगे वो कर देगा, तो ईरान है वो नहीं करेगा। और ये बात पूरी दुनिया में आज ईरान को लेकर के सबका पॉजिटिव नजरिया है। कोई चाहे तेल दे या ना दे, किसी का नेगेटिव नजरिया नहीं है। आपने 6 साल की बच्चियों को मारा, आपने स्कूल की बच्चियों को मारा, आपने सुप्रीम लीडर को मारा, आपने उनके वैज्ञानिकों को मारा, आपने मतलब पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। आपने सामने से वार नहीं करके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। ये सारी अमेरिका की चाल और फितरत की वजह से आज दुनिया का दिल जीत चुका है ईरान। इसलिए ईरान इतना चौड़ा होकर बोल रहा है। पूरी दुनिया में ना सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे धर्म मजहब के लोग आज ईरान के साथ खड़े, जो अच्छे विचार रखते हैं। अब कोई एकदम से गोदी ही में बैठ गया है तो उसकी बात नहीं करते हम। किसी ने कसम खा लिया है कि हमको अमेरिका की ही बात करनी है, चाहे वो हमारा कुछ भी बिगाड़ दे, तो उसकी बात हम नहीं करते। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो पब्लिक का सिंपैथी और पब्लिक की ओपिनियन ईरान से बहुत अच्छी है, इसी का फायदा ईरान उठा रहा है। जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और दूसरा नंबर जो है आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए पहले ही कह रहा है कि मुझे बनाना नहीं है, और अब सुप्रीमो लीडर ने कह दिया कि हम इतना सा भी इनरिच यूरेनियम अपना नहीं देंगे। अब बात हो रही है कि उसको रीओपन किया जाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, और टोल टैक्स के बगैर चलाया जाए। तो दोनों मुद्दे फंसे हुए हैं, और दोनों में ये बताया जा रहा है कि डील, अमेरिका का कहना है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के बगैर कोई भी डील नहीं होगी। तो आखिर फिर क्या होगा अगर डील नहीं होगी? तो इसका नहीं होगी डील, निश्चित रूप से डील होगी। दूसरा कोई हल भी नहीं है। वो न्यूक्लियर अपना एनरिच यूरेनियम क्यों देगा? वो तो कह रहा है कि हम नहीं बनाएंगे, हम तो पावर प्रोजेक्शन के लिए, ऊर्जा की सप्लाई के लिए, अपने रिसोर्सेस के लिए दुनिया के पास है, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी पावर बना रहे हैं, तो वो नहीं देगा। आप जबरदस्ती उस पर थोप रहे, आप माथे पर ठप्पा लगा रहे कि भाई यही है हमारा, ये तो गलत बात है ना। इन्हीं सब कारणों से पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ है कि भाई आप फोर्स क्यों करते हो किसी को? आप ठीक है, आप भी एक राष्ट्र हो, ईरान भी एक राष्ट्र है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कमजोर हो या मजबूत हो। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का इतिहास है, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम मारा, दुनिया ने किसी ने नहीं मारा। उनके हाथ में दाग लगा हुआ है, उनके दामन दागदार हैं। दूसरा, मादुरो को उन्होंने किडनैप किया, डकैतों की तरह उठा के लाए, ये भी दागदार दामन है। इसका मतलब कि कोई भी जो है, हम लोग भी, भारत भी अब जा करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, चाहे म्यांमार के प्रधानमंत्री को उठा लाए जाके, चाहे श्रीलंका को उठा लाए कि छोटा देश है, या नेपाल के प्रधानमंत्री को उठा लाए। इस तरह से तो पूरी दुनिया में स्वायत्तता की प्रॉब्लम आ जाएगी, हर देश अपनी स्वायत्तता खो देगा, और पूरी मतलब हथियारों की दौड़ हो जाएगी दुनिया के अंदर। लोग सारे काम बंद कर हथियार खरीदना शुरू कर देंगे। कैसे हमारे देश में जो इटावा एरिया में जो चंबल उम्बल है, वहां लोग बीवी का जेवर बेच करके बंदूक खरीद लेते हैं। इस तरह से कोई कंट्री अगर किसी राष्ट्रपति को उठा के ला के बंद कर देगा अपने जेल में, तो दुनिया भर में लोग खाना पीना बंद करके, स्कूल, अस्पताल, सड़क सुरक्षा, सभी चीज खत्म करके हथियार खरीदना शुरू कर देंगे। अमेरिका तो यही चाहता है कि हम बेचेंगे हथियार। तो इससे तो दुनिया कोलैप्स हो जाएगी ना, हर देश कोलैप्स हो जाएगा, हर देश खत्म हो जाएगा। सारे लोग अपना स्कूल, अस्पताल, सड़क, सारी चीजें पर पैसे, जीडीपी का पैसा नहीं खर्च करके हथियार खरीदना और बनाना शुरू कर देंगे। दुनिया एक अलग बारूद के ढेर पर खड़ी हो जाएगी।
दुनिया कब खत्म हो जाएगी। इस तरह से तो जो अमेरिका ने किया है ये तो पूरी तरह से रहजनी है, ये समझ रहे हैं आप। जी तो ये बात दुनिया को बहुत बुरी लग रही है। और कोई भी अमेरिका के पक्ष में अगर कोई भी दुनिया का कोई देश पिछले 1 हफ्ते में कोई भी कुछ बोला हो तो बता दीजिए। किसी ने भी वजाहत ही किया है, किसी ने समर्थन नहीं किया है और सब चुप है। अमेरिका को ही क्यों तकलीफ है? कोई तो नहीं कह रहा है कि हम आपको टोल टैक्स नहीं देंगे। ईरान दे रहा है $40 पर बैरल और अमेरिका दे रहा है $110 पर बैरल प्लस लॉजिस्टिक। तो किसका तेल खरीदना चाहिए? रूस दे रहा है सस्ते में, ईरान तो सबसे सस्ता दे रहा है दुनिया के अंदर। अब अमेरिका जो है अपने, जो अमेरिका का प्यारा है वो अपनी जनता को, उसकी गाड़ी कमाई को तेल में डुबा दे। अगर हम मान लीजिए अमेरिका के प्रिय बनना चाहते हैं तो हम जनता की पेट से जो है खाना निकाल करके उसकी मौत कर दें और ले आकर अमेरिका को दे दें कि भाई ये ले लो, ये इनकी जमीन जायदाद, घर मकान, दुकान, मंगलसूत्र, जेवर सब बिकवा देंगे। ये तो आम पब्लिक का, क्योंकि पैसा तो पब्लिक की ही जेब से जाना है। सरकारों के पास कहाँ पैसा हो, पब्लिक की जेब से ही निकालेंगे। अब चाहे वो अमेरिका को खुश करे या नाराज करे, अब जाना तो पब्लिक की ही जेब से। तो पूरी दुनिया इसी इंतजार में बैठी है कि भाई कम से कम इस मुसीबत से तो निकले हम एक बार, अमेरिका के चंगुल, अमेरिका के पंजे से तो बाहर हो जाए एक बार। यानी यूं मान के चलिए 3.5 लाख करोड़ का राफेल की डील जो है इंडिया के साथ कंफर्म हो गई है। तो हथियार की बात हो रही थी तो मेरे जहन में आया कि अपने यहाँ इंडिया में अभी और क्या जरूरत है इन तमाम चीजों की। जब आप चाइना से लड़ ही नहीं सकते, पाकिस्तान से लड़ ही नहीं सकते, सीज फायर कर लेंगे, म्यांमार से नहीं लड़ सकते, श्रीलंका से नहीं लड़ सकते, फिर इतना हथियार खरीदने की क्या जरूरत? हाँ, यही पॉइंट हमारे जब विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने कह दिया कि चाइना की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो आप तो सरेंडर कर रहे हैं ना। कल वो दिल्ली में आके बैठ जाएगा तो भी आप नहीं लड़ेंगे। वो कल को इसी बात का फायदा उठा करके कि ये लोग डर रहे, हमारी इकोनॉमी से डर रहे, तो कल को भारत पर आक्रमण कर देगा तो भी आप यही बात कहेंगे, दे देंगे कि दिल्ली में आके बैठ जाओ तुम। लड़ना तो पड़ेगा ना। आप कमजोरी बता रहे हैं अपनी, आप अपनी कमजोरी बता रहे हैं ना। हिटलर ने क्या कहा था पोलैंड के बारे में जब लड़ाई यूएसएसआर से हो रही थी, तो उसने सिर्फ अपने यहाँ जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अभी हम ठंड के बाद इनको हम देख लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो रूस में बहुत ठंड पड़ती है, तो सेना जो है, रूस ने हमला कर दिया, कहा कि ये ठंड से डर रहा है बच्चा, तो ठंड से डर रहा है तो ये तो सबसे अच्छा समय है, इसी समय इसी समय हमला कर दो। और जब रूस ने हमला कर दिया तो सेना खड़े खड़े जम गई बंदूक लेकर, और फिर वहीं पे सबको भागना पड़ा, युद्ध हार गए। तो अगर आप भले ही इकोनॉमी कमजोर है, चाहे जो भी है, लेकिन आप सरेंडर तो नहीं कर सकते। अगर आप ये बात बोलेंगे तो कल को चाइना बोलेगा कह रहे ये तो हमसे डर रहे, इसलिए जो है वो कल को आक्रमण कर दे हम आपके ऊपर, तो भी आप डरेंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं इनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम इसका जवाब नहीं देंगे। तब तो दिल्ली तक आके बैठ जाएगा। ये जो है हमारे देश में रक्षा सौदों पर सवालिया निशान हमेशा उठा और यहाँ भी उठेगा। कितना सौदा हो रहा है, क्या हो रहा है। एक राफेल अगर कम खरीदते ना, पूरे देश में अस्पताल बन जाएगा, हर तहसील। एक राफेल अगर कम खरीदते, 3.5 लाख करोड़ एक देश में पूरी जीडीपी का 1% भी हॉस्पिटल पे और एजुकेशन पे नहीं खर्च हो रहा। बुरी हाल है। आप अस्पतालों में जाके देखिए, बैंडेज के अलावा कुछ नहीं होता है, और पर्चा लिख दिया जाता है आपका छोटा मोटा बैंडेज के अलावा। मतलब सीएचसी हॉस्पिटल की हालत बताते हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश बिहार को तो हम देख ही रहे कि आपको बैंडेज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बैंडेज हो जाएगा, सुई लगा दिया जाएगा आपकी, और वो भी आपको कोई इंजेक्शन महंगा एंटीबायोटिक लगाना है तो आप लेके आइए तो लगा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनविटेशन दिया और उसमें पॉसिबिलिटीज ये भी बताई जा रही है कि ईरान भी शामिल हो सकता है। इस बात से किस हद
मतलब ये बात किस हद तक सही लग रही है आपको? अगर सही भी है तो क्यों सही है? नहीं, अब्राहम एक्कॉर्ड तो ये पुराना पेपर हो गया है। जी 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 इसकी तो इजराइल ने भी मतलब उसकी खिलाफ वर्जी की जी जी, और मजम्मत अमेरिका करी ने है। भी की, बिल्कुल की है। जी और जो अब्राहम एक्कॉर्ड सिर्फ इस बात के लिए थोड़े हुआ था कि इजराइल पे अब हमला नहीं करेंगे, भाई इजराइल को भी नहीं करना है, बात समझ रहे हैं आप? तो ये जो अब्राहम एक्कॉर्ड एक नेक्सस बना, एक नेक्सस था ये, बेवजह झूठ बोलना। नेतन्याहू पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट है, उसका कोई कानून दुनिया में नहीं है अरेस्ट करने का। तो ये अब्राहम अकॉर्ड ये सब टाइम पास है और अटकाने और भटकाने की बात है, और कुछ नहीं। सिर्फ मुद्दे को भटकाने की कोशिश है कि लोगों का दिमाग ले जाए कि ये है वो है, कोई किसी से साइन कर लो, कुछ नहीं हो सकता। ये कौन से कानून में लिखा है? इंटरनेशनल लॉ में भी ये किस कानून में लिखा है कि आप राष्ट्रपति को ही उठा लाइए कैदी बनाकर? किस कानून में लिखा है? पूरी दुनिया कहीं आज नहीं। यही सोच रही ना कि भाई इनकी दादागिरी इतनी है कि किसी राष्ट्रपति को ही उठा लाएंगे और वहां जो है अपना राष्ट्रपति बैठा देंगे। यही बात वो क्यूबा के साथ करना चाह रहा है ना। तो ये बात दुनिया में किसी के साथ भी कर सकते हैं। अमेरिका तो सुपर पावर है, वो किसी के साथ भी कर सकता है। तो ये सब बातें जो है खुद अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो रही है। जी, अगर डील हो जाती है तो अच्छी बात है, ये तो बात माननी पड़ेगी। लेकिन क्या अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या एक बार फिर से कुछ चांसेस आपको नजर आ रहे हैं, या फिर कोई और इसका हल निकलेगा? देखिए हज पे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, वो हाँ मतलब मुकद्दस जगह है, उस पर कोई बेशक। कुछ डर सिर्फ इजराइल से, कि इजराइल धीरे से एक मिसाइल मार के कहेगा कि ईरान ने मार दिया। बात समझ रहे हैं? यस। ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है। वहां पे पूरी दुनिया के लोग उसकी सुरक्षा में खड़े हैं इस वक्त, और इसी बात का डर ईरान से या किसी से नहीं है। कोई कंट्री, चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई हो, हज से क्या लेना देना। लेकिन इतनी भारी सुरक्षा, पूरी दुनिया के लोग वहां लगे हुए हैं कि कहीं इजराइल ने एक मिसाइल मार के कह दे कि ईरान ने मार दिया। ये एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है ना, इसलिए सुरक्षा की जा रही है। जी फजील साहब, सुना है कि नेतन्याहू अब ट्रंप की लाइन पे चल दिए हैं, शाना बशाना खड़ा होना शुरू हो गए हैं। क्या ये बात किस हद तक सही है कि हथियार डाल दिए हैं उन्होंने? नहीं, हथियार तो डालना ही पड़ेगा, आज नहीं कल, और उसका आगाज अभी से शुरू हो गया है। हथियार तो जी काफी पहले से डाल दिए थे, एक कोशिश हो रही थी। मैंने कहा था ना आपसे कि सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन इजराइल को खाली नहीं बैठने दिया जाएगा। ईरान की आयतुल्लाह अली खामनेई साहब जो शहीद हो गए, हम उनकी ये प्लानिंग पहले से उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी, किसको क्या काम करना है, उन्होंने सबको जिम्मेदारी दे रखी थी। इजराइल को जी हमास के साथ एक टीवी चैनल पर एक दिन हमारे साथ एक राजनयिक थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बोले कि जी सेना नहीं जी भेजा गजा में। हमने कहा क्यों भेजेगा जब वो जमीनी युद्ध कर ही नहीं रहे। हमास किसकी सेना है? हमास ईरान की ही तो सेना है, क्योंकि जी वो एक डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत जब अमेरिका धोखे की राजनीति कर रहा है, फिर इधर से क्यों नहीं होगी? हमास किसकी सेना है? जिसके पास गुलेल हुआ करता, जो पत्थर से लड़ता था, जो गुलेल से लड़ता था, वो इतने आधुनिक हथियार से लड़ रहा है। हूती किसका है? हिजबुल्लाह किसका है? सब ईरान की ही सेना है, उसको मानिए। वो IRGC भले उसका नाम ना हो, लेकिन मान के चलिए कि वो सब ईरान की ही सेना है। अब आप दुनिया के भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान ने फिलिस्तीन को बचाने के लिए अपनी सेना नहीं भेजी। बिल्कुल भेजी। हमास को इतना स्ट्रांग किया, ईरान ने ही तो किया। इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें बन गई हमास के फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर, वो किसने बनाया? किसकी टेक्नोलॉजी है? किसने पैसा लगाया? जाहिर सी बात है कि अपने इतने बड़े बड़े लीडर्स को मरवा लिया ईरान ने फिलिस्तीन के पीछे। तो उस वक्त ईरान की ये पॉलिसी थी कि इनको चैन से बैठने मत दो, 2 ढाई साल 3 साल जब तक ये चल पाते हैं,
इनको कमजोर करो, ये अपने रिसोर्स खत्म कर ले, इनके गोले खत्म हो जाए, इनकी सेना कमजोर पड़ जाए, इनका मनोबल गिर जाए। यही तो लड़ाई का क्या रुख होता है, यही रुख होता है। आप किसी को थका दीजिए, जैसे कबड्डी खेल होता है ना, तो जी जो आता है तो सांस तोड़ने के लिए उसको पहले चढ़ाया जाता है कि सामने वाली जो ग्रुप है वो पीछे हटती है, और पीछे हटते 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 उनको इतना दूर तक ले आती है कि वो बिल्कुल अब उनकी सांस टूट जाए और वहीं वो खत्म हो जाए। इसी पैटर्न पर लड़ाई होती है। जितनी भी लड़ाई, अगर समझदार व्यक्ति कोई लड़ाई लड़ेगा, वो इसी पैटर्न पे लड़ाई लड़ता है कि पहले दुश्मन के हथियार, दुश्मन का मनोबल और दुश्मन का रिसोर्स खत्म करो, किसी तरह धीरे धीरे लड़ाई लड़के। यानी फुटबॉल के खेल में आप जब एक गोल से कोई जीतता है और आखिरी का 5 मिनट बच जाता है, तो वो टीम सिर्फ फाउल मार के, आउट मार के, कॉर्नर मार के टाइम वेस्ट करता है कि किसी तरह टाइम कट जाए, एक गोल से हम जीत जाए। ठीक वही लड़ाई का तरीका होता है। अब ईरान ने इतना घेर दिया इजराइल को, कभी तो हिजबुल्लाह शुरू हो जाता है, तो हिजबुल्लाह से सीज फायर होता है तो हमास शुरू हो जाता है, हमास से सीज फायर होता है तो हुती शुरू हो जाता है, और कभी तीनों शुरू हो जाते हैं और सब चुप बैठते हैं तो ईरान शुरू हो जाता है। आज भी देखिए अमेरिका और ईरान में जंग में सीज फायर है, लेकिन इजराइल को चैन से बैठने दे रहे हैं। भयंकर हमला हो रहा है, भयंकर जिसको कहते हैं जी, इजराइल को चैन से नहीं बैठने दे रहे। और इस पूरे माहौल में इजराइल को नेतन्याहू है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है उसको इस बात का बहुत मलाल है कि इस पूरे डील में हमको तो पूछा ही नहीं गया, जिसने अपनी पूरी मतलब कायनात लगा दी, पूरे रिसोर्सेज लगा दिए अमेरिका के कहने पर, और उसको आज जब डील फाइनल हो रही है तो ना पाकिस्तान ने पूछा, ना ईरान ने पूछा और ना अमेरिका ने पूछा। अच्छा, पाकिस्तान ईरान क्यों पूछेगा? पूछना तो अमेरिका को चाहिए था। ये वही हाल हुआ कि जैसे जेलेंस्की को छोड़ करके अमेरिका खुद ही रूस पहुंच गया, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही रूस से बात करने चले गए। इसी बात से नाराज होकर यूरोपीय यूनियन के जितने लीडर हैं सभी लोग नाराज हो गए। ये अब जो है, अब ये अपनी संख्या क्यों बताने लगे कि हमारे इतने नुकसान हो गए, इतना ये, और क्योंकि इनको अब सरेंडर करना है इजराइल को। अब इजराइल लड़ने की स्थिति में नहीं है, आज नहीं तो कल उसे बताना ही पड़ेगा कि अब हम खोखले हो चुके हैं, हमारे पास कुछ बचा नहीं, हमसे अब आप नेगोशिएशन कर लीजिए। नहीं करेंगे तो फिर उसका अंजाम उनको पता है कि क्या होगा। तो ठीक उसी तरह कल मैंने 2 बात कही थी। एक तो मैंने कहा था कि आपने सवाल किया था मार्को रूबियो के बारे में, आज वो आगरा गए, कई पुराना किला देखे, तो ये बड़े लोग हैं। इनको जब थोड़ा सा अपने देश में रहते रहते जब मन घबराता है, ये कहीं घूमने सरकारी दौरा निकाल लेते हैं, बना लेते हैं दौरा, चलो कुछ नहीं तो भारत से ही बात कर ले। तो वो लोग आते हैं यहाँ, घूम घाम करके, बड़े लोग हैं, अपना दावत वावत खाते हैं, चले जाते हैं। अब देखिए आज मैंने देख लिया कि आगरा भी गए, फिर कौन सा महल घूम रहे हैं, कभी वहां घूम रहे हैं। और अमेरिका ने एक छल कपट, एक छल से इन्होंने क्या किया कि एक हवा फैला दी पूरी दुनिया के अंदर कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर मतलब यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम को देने के लिए राजी हो गया। यही इस डील का सबसे बड़ा बाधक हो गया। दुनिया जानती है कि ईरान आज तक जितनी लड़ाई लड़ा है अपने यूरेनियम को बचाने के लिए लड़ रहा है, फिर वो क्यों सरेंडर करेगा? अब बात यूरेनियम पे, आज क्या बात हुई? मैंने 2 बात, एक मार्को रूबियो की और ये बात कहा था कि कहीं कोई ईरान ने कोई बात ही नहीं किया है अपना एनरिच यूरेनियम देने के लिए, लेकिन वेस्टर्न मीडिया के थ्रू इतना इसको प्रोपेगेंडा, कल छोटा चैनल उठाइए, बड़ा चैनल उठाइए, छोटा यूट्यूबर उठाइए, कोई भी सीधे यही कह रहा था कि ट्रंप ने अपनी बात मनवा लिया, झुक गया ईरान, दे दिया यूरेनियम को सिग्नल। आज क्या बात हुई? आज बात हो रही है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज, आज इनरिच यूरेनियम की बात नहीं हो रही, आज क्या बात हुई कि स्टेट ऑफ हुर्मुज से आप अपना नियंत्रण छोड़ दीजिए, वो स्वतंत्र था और स्वतंत्र रहेगा। नाम किसका ले रहे? अरब का ले रहे कि अरब तैयार नहीं है, चाइना तैयार नहीं है। अरे भाई वो तो बात कर लेंगे, ईरान अपना बात कर लेगा कौन तैयार है कौन नहीं है।
लेकिन आप क्यों भी, आपका क्या है स्टेट ऑफ हुर्मुज में, आपका क्या है, अमेरिका का क्या है वहां, सिवाय दादागिरी के अमेरिका में क्या है, अमेरिका का क्या है स्टेट ऑफ हुर्मुज, आप हटो वहां से। तो कल जब, अब एक ही बात है, वो सिर्फ यूरेनियम की बात ला करके किसी तरह अपने अमेरिकियों को ये समझाने के लिए एक बात हो जाए कि हम खाली हाथ ईरान से वार्ता नहीं किए, हम कुछ लेके आए हैं, उनका यूरेनियम ही लेके आए हैं। यूरेनियम नहीं मिल रहा है तो चलो स्टेट ऑफ हुर्मुज को आप स्वतंत्र कर दो, हम वही लेके आए। आखिर अमेरिकियों को बताने के लिए कुछ तो बात चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कहेंगे अपनी पार्लियामेंट में, अगली बैठक जब होगी तो क्या कहेंगे कि आप क्या लेके आए? ये कहेंगे कि हम खाली हाथ आए हैं, सब कुछ हम दे के आए हैं। बात समझ रहे हैं? हम खाली हाथ आए हैं, अपना सब कुछ दे के आए हैं, तो उनकी पार्लियामेंट बहुत ताली बजाएगी, बाहर हमारे प्रेसिडेंट बहुत अच्छा काम किया, आप अपना सब कुछ दे आए, उनसे खाली हाथ ले आए। बात समझ रहे हैं आप? ये बात को वो छिपाने के लिए अब बहुत बेचैन है अमेरिका, किसी भी शर्त पर ईरान से समझौता करने को तैयार है। बस वो चाहता है कि हम यहाँ से जाएं तो अपने अमेरिकी भाइयों को या अमेरिकी नागरिकों को यह बताने के लिए कुछ तो हमारे झोले में हो। ऐसा नहीं है कि हम झोला भर के खिलौना ले गए और सब कुछ आपको दे दिए और उधर से खाली झोला लेके चले आए। तो लोग पूछेंगे भाई ये झोला तुम भर के ले गए थे, ये खाली कैसे हो गया? तो कुछ तो डाल दो इसमें। समझ रहे आप? यही चीज अगर कल ये र्यूमरिंग नहीं होती, निश्चित रूप से आज कुछ अच्छा हो गया होता। कल अमेरिका ने जिस तरह की र्यूमर फैलाया पूरी दुनिया में कि हम ईरान जो है हमको यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है, अगर ये र्यूमर नहीं कल फैलता तो आज कुछ अच्छी डील जरूर हो जाती। ये इसी वजह से डील नहीं फाइनल हो पा रही। जी